नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज का मौजू भारत में लोकतंत्र ख़तरे में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ या मेरी सोच नहीं है, अलबत्ता ये कहा है एक अमेरिकी सांसद एड मार्केल ने अमेरिका में एक काउंसिल की मीटिंग थी जिसे मेरे ख्याल से उस काउंसिल का नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इस काउंसिल में एड मार्केल जो डेमोक्रेट सांसद हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भारत में ह्यूमन राइट को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं, बहुत सारी बातें कही हैं। उसको कुछ पश्चिमी मीडिया ने हाईलाइट भी किया है। वहाँ उनका कहने का मतलब क्या है, क्यों वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। हालांकि वो अपनी बातचीत में आगे ये बात कहते हैं कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, प्राचीन लोकतंत्र है, और इसमें हमारे जो अमेरिकन रिश्ते हैं वो पूरी तरह से अब भारत के साथ बढ़ रहे हैं। मगर 20 करोड़ मुसलमानों पर भीड़ के हमलों का चर्चा करते हुए जिस तरह की बातों को उन्होंने कहा है, इसका सही अर्थ क्या है, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। और ये सिर्फ एड मार्केल जो डेमोक्रेट सांसद है उन्होंने नहीं, बल्कि एक और सांसद हैं मैरी न्यूमन ने भी सेम सवाल को जो है वो रिपीट किया है। मुस्लिमों पर भारत में जो भी हो रहा है और पत्रकारों पर या ह्यूमन राइट के वायलेशन की बातें की जा रही हैं, इन पर काफ़ी चर्चा की है। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, आप जानते हो कि मैं थोड़ा सा लीक से हटकर बात करता हूं। दरअसल मैं लीक से हट के बात नहीं करता, मैं वो जेन्युइन बात करता हूं जो आपके हित में हो, आपके हक में हो, और एक लंबी दूर दराज की सोच को प्रमोट करती हो, और आपके तहफ़्फ़ुज़ और आपकी जो आपको राह भटकाने की कोशिश की जाती है, प्लांटेशन की जाती है, उनके जो मकसद होते हैं मैं सिर्फ वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अलबत्ता इसमें मेरे लिए कोई बहुत अचीवमेंट की बात नहीं है। फ़िक्रमंद हूँ, इसलिए उन तमाम बातों को पकड़ कर लाता हूँ आपके लिए जिनका मकसद उल्टा होता है, जिनका मकसद दरअसल बज़ाहिर तो वो दिखाई देता है कि वो आपके हित में है, मगर वो आपके हित के बजाय दरअसल वो आपके अहित में होता है, आपके नुकसान में किया जाता है। उन्हीं सब बातों को मैं पकड़कर अपने तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल उस पर इत्तफाक ना इत्तफाक बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, वो आप अपने तरीके से एनालाइज़ करने के लिए आज़ाद हैं। हो सकता है आपके पास मुझसे ज़्यादा सोर्सेज हों और आपका इल्म यकीनन मुझसे ज़्यादा होगा, तो आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से भी देखें। मेरी ही बात को माना जाए, सुना जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं ज़रूर जिस बात के लिए फ़िक्रमंद होता हूँ वो बात आपके लिए लेकर आता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा आज के प्रोग्राम में। देखिए, आज 18 तारीख है, इतवार यानी संडे का दिन है, और कल 19 तारीख है, तो 19 तारीख को मानसून सेशन का शायद पहला दिन है। संसद में हमारे जो सबसे बड़ी देश की पंचायत है उसमें सब चुने हुए लोग इकट्ठा होने वाले हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह के अंदेशे पेश किए जा रहे हैं कि कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस मानसून सेशन में, चूँकि कश्मीर के नेताओं के साथ भी बातचीत हुई है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बातचीत की गई है, और काफ़ी फ़ोटो सेशंस हुए हैं, काफ़ी मीडिया में चर्चा रही है उन मीटिंगों की। तो दोस्तों, यहाँ मैं भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अलबत्ता ये बात, हम कश्मीर वाली बात बिल्कुल करेंगे कि मुझे क्या लग रहा है क्या होने वाला है। इससे पहले हम वापस लौट कर आते हैं उस मुद्दे पर। ये इस वक्त इलेक्शंस का टाइम शुरू हो रहा है। एक तरफ कई राज्यों में चुनाव है। इन चुनाव को देखते हुए अचानक अमेरिका के अंदर अमेरिकन इंडियन मुस्लिम काउंसिल्स भारत के मुसलमानों के फ़िक्र में कोई वहाँ पर काउंसिल करती है या कोई इवेंट करती है, और उसमें जो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को बुलाती है, वो भारतीय मुसलमानों की माइनॉरिटी की चिंता में जो बात कहते हैं वो एक फैक्टर बनकर उभरती है, वो खबरें उभरती हैं। ये क्या होता क्या है ये? देखिए दोस्तों, मुझे बिल्कुल वाज़े तौर पर लगता है कि ये एक गहरी साजिश और प्लांटेशन होती है। ये प्लांटेशन ऐसे होती है कि
अमेरिका सांसद कुछ कहेगा, फिर वहाँ कि किसी गैर जिम्मेदार ना कहे जाने वाले अधिकारी के ज़रिए कुछ कहलवा दिया जाएगा, और एक तरह से भारत के मुसलमानों को एक होप बनाने की कोशिश की जाएगी कि आप जो हैं वो इस वक्त आपकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात उठना शुरू हो गई है और आपको संगठित होकर जो है अपने अपने हुकूक की जो बातें हैं उसको बढ़ चढ़ कर कहना चाहिए, और यहाँ तक कि वो कोशिश करते हैं कि इसको एक उग्र रूप दे दिया जाए। यानी कि ऐसी सिचुएशन पैदा करने की ये साजिशें हो सकती हैं कि आपके उकसावा जो है इस वक्त किया जाए और आप ये सोच कर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, आप भिड़ना शुरू कर दें, लड़ना शुरू कर दें, या फिर आप टकराव की स्थिति पैदा कर दें, या फिर अपनी डिमांड बढ़ाना शुरू कर दें। ये सब बातें जो हैं वो एक बहुत गहरी साजिश के तहत प्लांट की जाती हैं, और फिर प्लांट करने के बाद इनको जो है वो एनकरेज किया जाता है, और एनकरेज करके कुछ संगठन जैसे अमेरिका में कुछ रिएक्शन होता है तो फिर भारत और दूसरे मीडिया जो है इस पर चर्चा शुरू करते हैं, फिर कुछ संगठन इन आवाज़ों को लेकर खड़ा हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारा देश है, हमारी लड़ाई है। अगर कोई अपने हुकूक की, तो हम अपने डेमोक्रेटिक ढंग से अपनी लड़ाई की, अपनी मांगों को लेकर अपनी ही सरकारों से बात करेंगे। हम बिल्कुल, मैं कम से कम ये अधिकार नहीं देता अमेरिका को या अमेरिका के किसी सांसद को कि वो हमारे देश के, हमारे भारत के इंटरनल मामलों में कोई दखल करे या हमारी हिमायत के बहाने वो हमारा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। मैं बिल्कुल इसे सिरे से नकारता हूँ, खारिज करता हूँ। चूँकि ये धूर्त लोग होते हैं, आपको भी ये बात हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, आपको लगे कि कोई बात अगर भारतीय मुसलमानों के हुकूक की बात उठा रहा है और उन पर खतरा कह के लोकतंत्र को खतरे की बात बता रहा है, या कि जो कानूनी व्यवस्था है उस पर सवाल उठा रहा है, तो वो आपके हित में खड़ा है। आप अगर ऐसा समझ रहे हैं तो आप बहुत गलत समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चूंकि इसी अमेरिका को अफगानिस्तान में बमबारी होती रहती है, इनको नज़र नहीं आती है। अगर आप देखेंगे कि यही सांसद, यही पार्लियामेंट, यही अमेरिका, यही CIA, यही फोर्सेस मौजूद हैं, और जब आप इनको देखते हैं कि क्या ये फ़लस्तीनियों को, नन्हे नन्हे बच्चों को जो है पैरों के नीचे कुचला जाता है और स्कूल पर बम बरसाए जाते हैं, और उनको देखते हुए जो है वो पॉपकॉर्न खाए जाते हैं, ह्यूमन राइट कहीं सामने नहीं आता। ह्यूमन राइट का कोई एक्ट आपको दिखाई दिया 70 सालों में? ह्यूमन राइट की बातें ये वहीं लेकर आते हैं जहाँ इनके मकसद होते हैं, और उन मकसदों को हल करने के लिए ये कम्युनिटियों को भिड़ाते हैं, वहाँ पर गृह युद्ध की सिचुएशन पैदा करवाते हैं। इसके दो मकसद हो सकते हैं कि एक तरफ जो है भारतीय मुस्लिम्स को भड़काया जाए, फिर भारत की सरकार पर उल्टी सीधी शर्तें मनवाने के लिए सिर्फ दबाव बनाकर ब्लैकमेल किया जाए, और ब्लैकमेल करके अपनी उल्टी सीधी शर्तें मनवा ली जाए। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि वो आपके हितों के लिए ह्यूमन राइट की बात उठा रहे हैं, और ह्यूमन राइट पर जो कुछ चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जनता पर हमले हो रहे हैं, ये आज हमले हो रहे हैं? क्या ये पहले हमले नहीं होते थे? ये हमले नहीं हो रहे थे? मैंने माना कि इस वक्त हमले बहुत बढ़ गए हैं और भीड़ ने बहुत जगहों पर हमले किए हैं, हमले हो रहे हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर है। हमें अपने डेमोक्रेटिक तरीके से, अपनी सरकारों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने जनप्रतिनिधि बदलकर, पंचायतें बदलकर, हमें हक है कि हम अपनी मांग को पूरा करें। मगर इसका हक ना हम किसी पाकिस्तान को देते हैं, ना अमेरिका को देते हैं, ना चीन, ना रूस, किसी को नहीं देते हैं। ये हमारा घरेलू मामला है, हमको घरेलू तरीके से इस पर बात करनी है। किसी विदेशी ताकत को हम इतना मौका नहीं देंगे कि कोई कहे कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं और उनके हुकूक को खतरे हो रहे हैं। यानी ये तुम्हें उकसाने की कोशिश की जा रही है, ये तुम्हें एक तरह से उग्र करने की कोशिश की जा रही है, और फिर तुमको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी ही देश की सरकार पर एक दबाव बनाकर नाजायज़ चीज़ों को मनवाने की, ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें ये होती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई ये मानता है कि कोई अमेरिका या कोई विदेशी ताकत अगर भारत में आकर वो कोई दखलंदाजी कर सकता है, कोई चीज़ें लगा सकता है, कोई पाबंदियां लगा सकता है, तो बिल्कुल आप लोग निहायत गलत हो, बिल्कुल गलत हो, सिरे से गलत हो। कोई भी इंटरफेयर अंदरूनी किसी देश के मामले में कर ही नहीं सकता। एक छोटे से मामूली से इजराइल के अंदर कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है। क्या आप देख नहीं रहे हैं कि यमन के अंदर क्या ये ह्यूमन राइट कहाँ है, कहाँ सोया है ह्यूमन राइट? आपने देखा होगा कि यमन के अंदर किस तरह हैजे से, मैंने खबरें दी थी, वो लाखों की तादाद में बच्चे जो है वो खाने की, खुराक की कमी में, हैजे की पोजीशन में मारे गए, और उसके बावजूद जो है ये अमेरिका
अमेरिका, ये कम्युनिटी, ये यूरोप, ये नाटो, ये पश्चिमी जगत, ये मीडिया, ये सब बिल्कुल कहीं नहीं है, नज़र आते हैं, ना उनको बचा पाए हैं, ना उनकी मदद कर पाए हैं। इसके अलावा सोमालिया में भूख से मरने वालों की तादाद को आप जानते हो। अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है आप देखेंगे कि किस तरीके से अफ्रीका में आतंकवादी भी हमले हो रहे हैं, बच्चियों के अपहरण कर लिए जाते हैं, हमले किए जा रहे हैं। इन कहीं पर कोई ह्यूमन राइट जैसी चीज़ या अमेरिका जैसी ताकत या नाटो जैसी ताकत किसी की कोई मदद कर पा रही है? अगर नहीं कर पा रही है तो भारत में भारत के मुसलमानों की आकर जो विदेशी ताकतें मदद कर देगी, ये बिल्कुल गलत बकवास है। ऐसी बकवास, ऐसे एनजीओ, ऐसे संगठनों को बनाया जाता है, फंडिंग की जाती है, मेरे हिसाब से की जाती है, की गई है कि नहीं की जाई है मुझे नहीं पता है। मैं ये कहता हूं कि ऐसे संगठनों को बनाया इसलिए जाता है कि लॉबिंग करवाई जाए और लॉबिंग करके एक विचार को डेवलप किया जाए, और विचार को डेवलप करके ये सत्ताओं को धमकियां देते हैं। आप जानते हो कि सऊदी अरब को जो है वो किस तरह से ट्रंप ने धमकी दी थी, वो याद कीजिएगा। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम चाहें तो तुम्हारे यहाँ स्प्रिंग 2 मिनट में शुरू करवा सकते हैं, 8 दिन में तुमको सत्ता से उखाड़ सकते हैं। यानी तुम्हारे ही देश के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे घर युद्ध की स्थिति हो जाएगी। उन्होंने लीबिया में किया, उन्होंने मिस्र में किया। देखिए दोस्तों, ये संगठन, ये देश, इनके सांसद, इनकी एजेंसियां, ये सब कुछ जो गेम खेलती हैं, वो आप लोगों के बीच में ऐसे लोगों को पकड़ती हैं जो इनकी विचारधारा को प्रमोट करते हैं और उसको लेके झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, और बैक साइड वो इनको फंडिंग भी कर देती हैं। और फंडिंग का तो आम आदमी को तो पता नहीं लगता। उनको लगता है शायद अगर अमेरिका कोई बात कह रहा है या ब्रिटेन कोई बात कह रहा है तो वो हमारे हक की बात भी है, और अगर हमारे बीच में से भी कोई इंसान खड़ा होकर इसका झंडा लेकर चलता है तो वो भी हमारे बीच का एक अच्छा आदमी है, हमारा भला चाहता है। ये सब भले भले के पहले आपको ज़रूर सोचना चाहिए दरअसल इसके पीछे का सिनेरियो क्या है। आपको अपने पत्रकारों, अपने साफियों से ये डिमांड रखनी चाहिए कि जब आप कलम उठाते हैं, कुछ लिखते हैं, तो कुछ ऐसा लिखा कीजिए कि ये मामला कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, कौन इसके पीछे काम करते हैं। ये तमाम सोच, इससे बेदारी बढ़ेगी। आने वाली नस्लों को हमको बताना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा कि किस तरह की कवायद दुनिया में चल रही है और किस तरह के खेल खेले जाते हैं कि आज यानी उन्हीं के देश में लोग होंगे जिनको वो धमकी देते हैं कि हम स्प्रिंग करा देंगे, और मजबूरी में आप देखते हैं कि उनकी जनता को भड़काकर उन्हीं के खिलाफ सत्ता से उखड़वा सकते हैं। इस धौंस में वो कितनी टीटी करवा लेते हैं, डील ऑफ सेंचुरी जैसी चीज़ें उनको साइन करनी पड़ जाती हैं। ट्रंप जैसे आदमी के सामने उनको बात माननी पड़ जाती है, बाइडन जैसे लोगों की उनकी बात माननी पड़ती है। क्यों माननी पड़ती है? वो धमकी क्या दे रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि हम बम मारकर जो है वो यूएई को या सऊदी अरब को या बहरीन को या कतर को या कुवैत को उड़ा देंगे। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बीच की जनता को हम उठा के खड़ा कर देंगे तुम्हारे खिलाफ। और कितने कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया में धमकी दी जाती है, इस बात को समझने की जरूरत है। कितने कॉन्फिडेंस के साथ दी जाती है कि वो जनता में, वो लोग, पूरी जनता देश की सुन रही होगी, उसके बावजूद भी वो इस भड़कावे को रोक नहीं सकती। और अगर हम स्प्रिंग लाना चाहेंगे, तुम्हारे खिलाफ जनता को भड़काना चाहेंगे, तो वो भड़क जाएगी, गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी और उसके बाद तुमको सत्ता से हटा दिया जाएगा। इतनी खुलेआम धमकी देने के बाद मैंने ये प्रोग्राम इसलिए आपके लिए कर रहा हूँ कि इस तरह की बहुत सी बातें अभी आने वाली हैं जो कम से कम भारत में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जाएगी और सिचुएशन को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी खुद भारत के खिलाफ। और याद रखिएगा, जो कुछ भारत के खिलाफ होगा वो सिर्फ किसी हिंदू या सिख या ईसाई कम्युनिटी के लिए नहीं होगा, वो पूरे भारत के मुसलमान और हिंदू और जो भी हम भारत में रहते हैं तमाम भारतवासियों के खिलाफ होगा। अगर कोई पाकिस्तान या चीन या रूस या अमेरिका कोई भी भारत का नुकसान करता है तो इसका मतलब साफ है कि अगर वो रमेश कुमार का 10 रुपये का नुकसान करता है तो 10 नहीं तो 8 का नुकसान वो वाहिद नसीम का भी करता है। और वो जो मेरा भी नुकसान करे और मेरे भाई का भी नुकसान करे, ऑब्वियसली वो मेरा दुश्मन हो सकता है, मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। मैं कम से कम ये सलाह नहीं दूंगा कि कुछ बेवकूफ़ लोग इस देश में वो ये इस तरह की शराइत मानने के लिए इस वक्त चल उठे हैं कि अगर मेरी एक आँख फूटती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मेरे दुश्मन की दोनों आँखें फूटती हों तो आप मेरी एक आँख फोड़ लीजिएगा। तो इस तरह की एक आँख फुड़वाने के चक्कर में लोगों ने अपनी दोनों आँख भी फुड़वा ली हैं और अपना नाक भी तुड़वा लिया है, और दांत टूटने बाकी हैं, वो भी शायद मुझे लगता है 6 महीने में टूट जाएंगे। तो ऐसी बहुत से, देखिए हर देश में इस तरह के बेवकूफ़ पाए जाते हैं। हमारा देश भारत ऐसा है कि इसी में सिर्फ बेवकूफ़ रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सी दुनिया में बेवकूफ़ पाए जाते हैं, हो सकता है मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मगर
देखो बेवकूफ़ हूँ अलग बात है, मगर बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ ना कहूँ तो ये भी ज़रा ठीक बात नहीं होगी। तो अपनी एक आंख अपने दुश्मन की, किसी अपने ही देश में कुछ लोगों को शायद वो दुश्मन समझते होंगे और उनकी दोनों आंखें फूटते हुए देखना चाहते होंगे, उसके लिए उन्होंने अपनी एक आंख आगे करके उसको फुड़वा लिया है। दूसरी खुद ब खुद फूटने वाली है नासूर बन के। दांत बचे हैं, उनका क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर एक चीज़ कम से कम मैं आपको, माइनॉरिटी के लोगों को, समझदार लोगों को, अपने जो भी लिबरल मानवता को मानने वाले, चाहे वो सिख हो, हिंदू भाई हों, जो भी हों, मतलब सभी को ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए भारत जो है वो प्रायोरिटी पर होना चाहिए। इस देश की रक्षा, इस देश की सुरक्षा, ये सब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। और इसके दिमाग में रखते हुए विदेशों के अंदर जो एक्टिविटी होती है, जो भड़कावे की बातें की जाती है, प्लांटेशंस किए जाते हैं, इन पर इस वक्त गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। उसका कारण क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये रिक्वेस्ट आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ सीधे लफ्ज़ों में कि पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट हमारा तनाव चल रहा है। अफ़गानिस्तान में क्या उथल पथल है वो आप जानते हैं। चाइना लगातार बढ़ रहा है और धमकी दे रहा है। उसकी मीडिया चर्चा चाहे जैसे करे, पर सच्चाई तो जो है वो है। यानी चारों तरफ इधर जो है, हमको एक तरफ इंटरनल स्थिति को अमेरिकी सांसद ऐसे हालात में जब चारों तरफ युद्ध का माहौल हो, और काला ब्लैक सी में देखा होगा रशिया, तुर्की और यूक्रेन और ब्रिटेन, अमेरिका आपस में रिहर्सल के टाइम भी टकराव जैसी स्थिति, साउथ चाइना सी पर भारी प्रेशर अमेरिका के द्वारा बनाया जाना, यानी कि F-22 भेज देना, शायद F-35 भी भेज देना, और चीन द्वारा अपने जो फौजी हमले हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन ताइवान के ऊपर करना, ताइवान पर प्रेशर बनाना, साउथ चाइना सी में अपने कंट्रोल को और मजबूत करना, और एक दो झड़प जो है अमेरिकी जहाज़ों को भगाया, दौड़ाया, इस तरह की भाषा का जो चाइनीज़ अखबार हैं उनके द्वारा अपना इन शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें इशारा कर रही है कि दुनिया अमन की तरफ नहीं जा रही है, हम धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। युद्ध कहाँ से शुरू होगा इसका अंदाज़ा लगाना तो बहुत मुश्किल है, अंदाज़ा लगाया भी जा सकता है, मगर सिचुएशन जो है वो बन रही है। ऐसे में अगर कोई भी देश, गुस्ताखी माफ़, अगर कोई भी देश जो है वहाँ अपनी जनता से भिड़ना शुरू कर देता है, देखिए कुछ बयान आ जाते हैं, नादानी भरे होते हैं, बेवकूफ़ी भरे होते हैं, मगर जो अच्छी पॉजिटिव सोच रखते हैं, ये सब सत्ताएं अदलती बदलती रहती हैं। और उस अदलती बदलती सत्ताओं में कोई बहुत बड़ी मतलब सिचुएशन जो है, मुझे लगता है कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। कभी कोई उरूज पर होता है, कभी कोई उरूज पर होता है। वो शेर आप जानते ही हैं कि तुमसे पहले भी जो यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो आपने फ़िरौन गए, नमरूद गए, कितने आए कितने चले गए, ये सब आते जाते रहेंगे। इसके लिए किसी भी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, मैं सभी से अपील करूंगा कि अपने देश की हिफाजत, अपने देश की एकता को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। अगर सूझबूझ से हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिखाएंगे, डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदिता दिखाएंगे, हम आपस में अपने हुकूक की लड़ाई लेंगे और हम कहेंगे कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से अपना हक छीन लेंगे, हम कमज़ोर नहीं हैं। मैं किसी की लॉबिंग या फील्डिंग या बैटिंग नहीं कर रहा हूं, न तुम्हारे इरादों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर साजिश से बचना होगा, किसी विदेशी साजिश से हमको बचना होगा। किसी विदेशी के लिए हम लोग अपने देश को, अपने देश की अस्मिता को, अपने देश की संप्रभुता को दांव पर नहीं लगा सकते किसी के उकसावे में, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं कि उकसावा करके भाग जाते हैं और फिर झेलते हैं वो देश जिन देशों को के साथ देने का ये नौटंकी करते हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, और आगे भी कुछ इस तरह की संभावनाएं मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत सी मेरी मजबूरियां और बहुत से मेरे हालात को आप लोग समझते हैं। अगर गहराई से समझते हैं तो इस तमाम जो बात अभी मैं आपसे करने जा रहा हूं उसको समझने की ज़रूरत है। ये बिना समझे आपको समझ नहीं आने वाली है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे जो लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम पर जो सवाल उठाया जा रहा है कि खतरा है, ये इस तरह की बातें ब्रिटेन और तमाम दुनिया में होने लगी है। हमारा एक नया संसद बनने के लिए तैयार है, सेंट्रल विस्टा बन के तैयार है,
नया निज़ाम जो कुछ वकील मुकदमे डाल रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, ये भी सब लॉबिंग का हिस्सा है। मैं कि खुले आम पर कहना चाहिए। अब भाई देखिए, लोकतंत्र तो रहेगा, राजतंत्र तो नहीं आ सकता। हो सकता है कि कोई एक बहुत बड़ा डायनामिक चेंज कर दिया जाए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल दिया जाए, जिसे अगर आप तुर्की को कहेंगे तो वो कह रहा है कि वो लोकतंत्र है, रूसिया भी लोकतंत्र है, वहाँ पर वहाँ का राष्ट्रपति जो है वो चुनाव जीत कर आता है। अगर इसी तरह की कोई प्रणाली भी हो जाती है या कोई कानून भी बदल दिया जाता है और नया उसको वन वर्ल्ड वन ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर जो है वो कॉमन सिविल कोड, ये सब कुछ नाम दिया जाता है, तो इसलिए अजनबी बात नहीं होनी चाहिए कि एजेंडा 2030 के तहत ये बहुत सारे गेम सेट किए गए हैं दुनिया में। एजेंडा 2030 17 सस्टेनेबल गोल्स और पूरे गेम को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम जो है देकर आगे से जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन, कंट्रोल सिस्टम्स, डिजिटाइजेशंस और एक और जेंडर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फार्मिंग को लेकर, लैंड स्कैप को लेकर, लैंड आईडी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ताकतवर हूं कि उसको खुलकर उस पर बोला जा सके, या फिर आप इतने मैच्योर हैं कि उन बातों को संजीदगी से समझ सकें। दोनों ही बातें अगर हैं तो उसको अभी पेंडिंग में रखना ही बेटर होगा। अभी हमको इंतज़ार करना होगा कि 19 कल हमारा सेशन शुरू हो रहा है, बल्कि मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह का कोई काम जो है वो हो चुका है या होने वाला है या होकर रहेगा, बल्कि मैं ज़रूर करूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से लगातार थ्रेट आ रही है, तो मुझे लगता है कि भारत इस वक्त एक ताकतवर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है। इलेक्शन भी है और ये ताकत का मुजाहिरा हम इस तरह भी दिखा सकते हैं कि अगर अक्साई चीन चाइना का और गिलगित बाल्टिस्तान और पाक के कब्ज़े वाले कश्मीर को भी हम न्यू परिसीमन में शामिल करके, बल्कि मुझे लगता है कि हम भारत का हिस्सा वो है भी, और कानूनी तौर पर अगर हम जो है मानसून सेशन के पहले ही दूसरे तीसरे दिन में अगर हम ऐसी कोई घोषणा कर देते हैं जिससे चीन और पाकिस्तान की औकात को, उनकी औकात उनको पता चल जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को भी काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि हमारा भी देश जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और जो हमारा अपना देश का हिस्सा है वो हमको चीन के हम जबड़े से छीन लेंगे, पाकिस्तान से भी हम वापस ले सकते हैं। हमारी इस वक्त जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत मजबूत है। दुनिया भी ये कह रही है, जो ये खौफ या डर की बात कर रहे हैं कि इस तरह का है, तो मुझे लगता है वो तो किसी संधि की बात कर रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि हम इस वक्त इतने मजबूत तो हैं कि हम पाकिस्तान और चाइना से अपनी लैंड को वापस ले सकें। और इस वक्त इससे अच्छा मौका इसलिए भी हमको नहीं मिल सकता चूँकि अमेरिका भी हमारा साथ दे सकता है, चूँकि उनको भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को सबक सिखाने के लिए अपने जहाज़ों के लिए जगह चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम पाकिस्तान वाले कश्मीर, अक्साई चीन और इस सारी चीज़ों पर अपना दावा ठोक देते हैं, तो हम क्यों ना इस पर कब्जा करके यहीं पर अड्डे बना लें या इससे थोड़ा सा पहले बना लें, तो कुछ मतलब अमेरिका का लालच भी बढ़ेगा। तो ऐसे में सही चीन और पाकिस्तान दोनों को सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा और ऐसी जो सूरत हाल अभी बन सकती है, हमारी जो नेतृत्व की जो हमारी जो विल है पॉलिटिकल, उसका भी पैरामीटर जो है वो सामने आ जाएगा। दुनिया को भी इस वक्त पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इन सब की दादागिरी में जो है जो इस वक्त इनके कदम बढ़ रहे हैं, इनको सबक सिखाने का एक मौका मिल सकता है। इजराइल को भी भारत की मदद करने का शानदार कश्मीर में मौका मिल सकता है, क्योंकि वो पूरी बेल्ट जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान में गया है, अगर हम उसको लेते हैं तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर अपना गेम प्ले कर सकता है इजराइल भी। इस वक्त चूंकि कहा यह जाता है कि जब हमास और इजराइल के बीच में वार चल रहा था, तब पाकिस्तान ने बाकायदा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उनके इजराइली के ख़िलाफ़, जो है पूरा एग्रेसिव उन्होंने एक्शन लिया। और ऐसे में चीन ने भी जो है वो फ़लस्तीन का समर्थन किया। अगर मैं भारत की तरफ से बोलूं तो ये ऐसा मौका है कि इजराइल के लिए भी पूरा पर्याप्त मौका है कि वो इनको सबक सिखाए। अमेरिका के पास भी उनकी तो ज़रूरत भी इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकती कि उनके लिए एक हसीन मौका हो सकता है, और हमारे लिए भी क्या इससे हसीन
मौका हो सकता है कि अगर दो दुनिया की सुपर पावर्स भी हमारे साथ हों तो चीन जैसे छोटे मोटे देश और पाकिस्तान जैसे लंगड़े लूंझे देश को सबक सिखाने का मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका कुछ और नहीं मिल सकता। जो अभी मुझे मतलब अब अगर हमको अपने स्टेट में हम अपने ही स्टेट को उसकी धाराएं हटाते रहें या फिर हम उसके सैंक्शन हटाकर उसके स्टेटस को बदलते रहें, कभी यूटी कहें, कभी पूर्ण राज्य कहें, कभी ये झगड़ा ही पूरा खत्म हो जाए। भाई पूरा कश्मीर ही हमारा है और गिलगित बाल्टिस्तान सहित अक्साई चीन हमारा है, हमें हमारा हक चाहिए तो वो लेने की जो ताकत हम में है। राफेल हमारे पास आ गए हैं, दुनिया हमारे साथ खड़ी है, दुनिया में मतलब जो सबसे ताकतवर देश है कम से कम वो तो खड़े ही हैं, इजराइल और अमेरिका हमारे साथ में। तो ऐसे मौके को मुझे लगता है कि इसको एनकैश किया जा सकता है। बाकी तो कल या परसों या तरसों फैसला होगा तो पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। हो सकता है कि कुछ अलग तरह से हमारी सरकार फैसला ले परिसमन को लेके, यहाँ चुनाव को लेकर। मैं तो कहता हूँ कि चुनाव को लेकर वही होना चाहिए कि हम पाकिस्तान का कश्मीर भी ले लें, गिलगित बाल्टिस्तान भी सब कुछ ले लें और ये सब जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र चाइना में और पाकिस्तान में चल रहे हैं इसका एक माकूल जवाब दिया जा सके। बाकी मेरे ख्याल से प्रोग्राम तो लंबा हो गया है, वक्त बहुत लंबा शायद हमें इंतज़ार न करना पड़े क्योंकि 3-4-5 दिनों के अंदर जो है कुछ ना कुछ हमको हमारी जो ताकत के नमूने हैं वो देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप लोगों को कम से कम अपने घरों के अंदर, अपने भाइयों के अंदर, अपनी सूझबूझ के अंदर कोई नादानी नहीं करनी है और मुझे इजाज़त देते नहीं है। देखते रहिए 4 TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।